बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। फ्रेंड्स, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हमने इंग्लिश में नोट्स के साथ पहले भी इसी चैनल पर डिस्कस किया है। आपकी डिमांड पर आज हम हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक तथा प्रत्यास्था गुणांक के प्रकारों को आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी में नोट्स के साथ हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक तथा प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार पर डिस्कशन। तो हमें आज क्या देखना है? हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। जैसा कि इसी चैनल पर हम लोगों ने जो प्रीवियस डिस्कशन किए हैं उसमें हम लोगों ने देखा था हुक का नियम यानी हुक्स लॉ के बारे में। हुक का नियम यानी हुक्स लॉ क्या कहता है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, विकृति यानी कि स्ट्रेन, यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आप जानते हैं कि ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन अनुक्रमानुपाती का जो निशान है ये हटा करके बराबर लिखते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक या स्थिरांक आ जाता है जिसे आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक कहते हैं। यही स्थिरांक अगर आप निकालें तो आप क्या कहेंगे? दिस स्थिरांक यानी यह स्थिरांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति, है ना, ये विकृति दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा। इसी स्थिरांक को, ये जो स्थिरांक आया हुक के नियम से, ये हुक का नियम था, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। ये हुक का नियम है, ठीक है। और इससे हमें क्या मिला? जो स्थिरांक है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक वो है प्रतिबल बटा विकृति, और यही अनुक्रमानुपाती स्थिरांक जो है वो पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, ठीक है। यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल का उसकी संगति विकृति से अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल का उसकी संगत विकृति से अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक अगर हम इसी से निकालें तो प्रतिबल हम लोग इसी चैनल पर पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिबल का मात्रक आप निकाल लीजिए और विकृति का निकालिए। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है और प्रतिबल का मात्रक वही होता है जो कि दाब का है। तो उसके बेस पर प्रतिबल का मात्रक बटा विकृति का मात्रक आप लिखिए तो प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक आपको क्या मिल जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी बेस पर जब हम इसकी विमा यानी डायमेंशन निकालेंगे तो वो आता है m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2, जिसे निकालना भी हम लोगों ने इसी चैनल पर सीखा है। हम कैसे निकाल सकते हैं इस मात्रक से या इस फॉर्मूले से विमा, ये देखते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम इस विमा को? आप पहले से इस चैनल पर पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण पर जाकर यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या देखा, प्रत्यास्था गुणांक है ना, यानी ये स्थिरांक क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है, जिससे क्या लिखते हैं? प्रतिबल बटा विकृति। और विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। और प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना, बल बटा क्षेत्रफल। अब इस बल को आप क्या लिखते हैं? MA, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास गुणा एक्सीलरेशन बटा है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर इसकी आप यूनिट लिखें, है ना, अलग अलग तरीके हम लोगों ने सीखे हैं, यहाँ हम शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो अगर हम मास की यूनिट लिखते हैं फ्रेंड्स तो आएगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन की लिखेंगे तो आएगा मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट आप लिखिए तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मिलेगा किलोग्राम। देखिए ये मीटर की पावर 2 है, ये मीटर की पावर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर की पावर -1 और है सेकेंड की पावर -2। अब इसे डायमेंशन यानी विमा के रूप में लिखें तो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, जिसके लिए आप सिंबल लेते हैं एम यानी कि मीटर जो कि लेंथ है लंबाई, जिसके लिए सिंबल लेते हैं एल जिसकी पावर है -1, सेकेंड यानी कि टाइम जिसके लिए सिंबल लेते हैं कैपिटल टी, इसकी पावर है -2। ठीक है, और इसको लिख देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, ऐसा तो ये बन जाएगी प्रत्यास्था गुणांक की विमा, और यही हमने निकाला है, यही चीज आई है m की पावर 1, जहां कोई पावर नहीं लगी तो 1 है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ये हो गई प्रत्यास्था गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की विमा, डायमेंशन। तो यहाँ हमने देखा कि प्रत्यास्था गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की विमा क्या होगी और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसे डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण में। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए जी, प्रत्यास्था गुणांक यही स्थिरांक है प्रत्यास्था गुणांक, तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबल के प्रकार और उसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत विकृति के प्रकार पर डिपेंड करता है कि ये जो स्थिरांक है प्रत्यास्था गुणांक, इसका ये किस प्रकार का होगा। ठीक है, यानी प्रतिबल के प्रकार और उसके करस्पॉन्डिंग विकृति के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि प्रत्यास्था गुणांक किस प्रकार का होगा, और प्रतिबल और विकृति के प्रकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, हम यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 टाइप्स में, 3 प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ठीक है, ये 3 प्रकार आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिन्हें हम लोगों ने शॉर्ट जो वीडियोस हैं शॉर्ट्स में मैंने पहले ही आपको ये डिफाइन कर रखा है, परिभाषित किया है, आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स प्रत्यास्था गुणांक क्या हुआ, प्रतिबल बटा विकृति यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और प्रतिबल किस प्रकार का है, उसकी संगति विकृति किस प्रकार की है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक हम कहें। चाहे प्रत्यास्था गुणांक जिस भी प्रकार का हो, लेकिन वो होगा प्रतिबल बटा विकृति ही, बस प्रतिबल का प्रकार क्या है और संगत विकृति का प्रकार क्या है वो डिसाइड करेगा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक है या आयतन प्रत्यास्था गुणांक है या दृढ़ता गुणांक है। ठीक है, जहां नाम आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य से रिलेटेड है, यानी वहां जहां लेंथ में, लंबाई में कोई चेंज आ रहा हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सीधा संबंध है लंबाई से। ठीक है, यानी वो प्रतिबल जो लंबाई में चेंज लाता हो। ठीक है, जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल आपका आ रहा है। ठीक है, जो तनन प्रतिबल है, आप खींच रहे हैं किसी तार को, ये तार आपने लिया, इसको आप खींचे, तनन आप लगा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस जिसको कहते हैं, तो ये क्या है, लंबाई के साथ लग रहा है ना, इसलिए हम इसको अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो जो लंबाई में चेंज करता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है, जिसे आप
टेंसाइल यानी तनन या कंप्रेसिव, अलग अलग नामों से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो प्रतिबल है वो लंबाई में चेंज लाता है, लेंथ में परिवर्तन करता है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग विकृति आती है, स्ट्रेन आती है, उसको हम नोट करेंगे और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी प्रतिबल बटा विकृति करेंगे तो जो आएगा उसी को कहेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है। इसी तरह आयतन प्रत्यास्था गुणांक में वो स्ट्रेस, वो प्रतिबल जो आयतन में परिवर्तन करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में आपने गैस लिया और इससे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से आप प्रेशर लगा रहे हो, तो ये प्रेशर क्या करेगा, इसके नीचे की तरफ पिस्टन को दबाएगा तो इस कंटेनर में गैस नीचे दब जाएगी, यानी गैस का आयतन घट जाएगा। तो ये वाला प्रतिबल जो होगा और उसकी संगत जो आयतन की विकृति आएगी उससे हम निकालेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जब हम करेंगे प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है। और इसी तरह से तीसरा क्या है, दृढ़ता गुणांक कह रहे हैं। यहाँ पर आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि दृढ़ता गुणांक कैसे हम निकालते हैं, किस तरीके का प्रतिबल होगा और किस तरीके की विकृति होगी। यहाँ हम अपरूपण प्रतिबल और अपरूपक विकृति की बात करते हैं। इस प्रकार को हम प्रतिबल को और विकृति को पहले पढ़ चुके हैं। तो अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति जब लेते हैं इसके अनुपात को हम लेंगे, यानी अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, तो इसे हम क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक, और इसका संबंध होता है आकार से, यानी उसका शेप बदल जाएगा। तो आइए पहले हम यंग प्रत्यास्था गुणांक को यहाँ देखते हैं कि क्या है यंग प्रत्यास्था गुणांक थोड़ा विस्तार में। तो प्रत्यास्था गुणांक क्या था कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल का उसकी संगत विकृति से अनुपात। तो अब यहाँ पर जब हम यंग प्रत्यास्था गुणांक कह रहे हैं तो परिभाषा तो वहीं से शुरू होगी, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। ठीक है। कौन सा वाला प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति के साथ अनुपात पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है। यानी जो प्रतिबल का विकृति से अनुपात कह रहे थे उसकी जगह हम क्या कह रहे हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति से अनुपात। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले भी इस पे डिस्कशन किया है। जैसे ये एक हमारा तार है, वायर। ठीक है। ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे हम एरिया ए लेते हैं, और इस पर ये फोर्स लगा करके इसे नीचे की तरफ खींचा जाता है। तो इसकी जो लंबाई L थी, तार खींचता है तो L लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। तो बढ़ने के बाद लंबाई क्या हो गई, L प्लस डेल्टा L। ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स लगा F वो किस क्रॉस सेक्शनल एरिया, किस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगा, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। तो यहाँ प्रतिबल क्या हो जाएगी, F बटा A, है ना। क्यों, क्योंकि प्रतिबल निकालना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ये तार खींचा जाएगा और जब ये साम्य अवस्था में आता है तो जितना फोर्स हमने लगाया इसका बराबर और विपरीत, ठीक है, बराबर और विपरीत रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल लगने लगता है, और वही प्रत्यानयन बल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है प्रतिबल। तो वो प्रत्यानयन बल इस लगने वाले बल के बराबर ही होगा साम्यावस्था की स्थिति में। तो ये होता है इसका प्रतिबल। ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हमने स्ट्रेस निकाल लिया, और अगर यहाँ स्ट्रेन निकाले यानी कि विकृति निकालें तो लंबाई में चेंज जो आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई। अब इस प्रतिबल को इस विकृति से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में कौन सा वाला प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है। तो ये देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पे निकाला गया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसे हम y से शो कर रहे हैं, और ये क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल अभी हमने क्या निकाला, F अपॉन A, और विकृति आई डेल्टा L अपॉन L। बस इसको सॉल्व करना है, इसको आपने इससे डिवाइड कर रखा है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F अपॉन A इंटू, डिवीजन को जब इंटू में करेंगे तो ये पलट के लिखता है ना, तो ये L अपॉन डेल्टा L हो जाएगा। ठीक है।
अब इसी को थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर दिया गया कि अगर तार सिलेंडर के शेप में है ना, बेलनाकार आकृति में तार है जो हम वायर ले रहे हैं वो, ठीक है, तो और जिसका रेडियस कितना है, r है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये रेडियस है r, तो एक सर्किल ही तो है ये, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगी a की वैल्यू, a की जगह हम पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू इतना आ जाएगा हमारा। अगर हम कहते हैं जो हमारा तार है वो एक सिलेंडर के शेप में है, बेलनाकार आकृति में है और उसकी त्रिज्या है r, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो डिफाइन करने के लिए y को अगर यहाँ से डिफाइन करना है तो आप सीधे से इसको चेक करिए, देखिए हम y को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा ये देखिए ये क्या है, y है ना, y यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब इसमें देखिए अगर हम कह रहे हैं कि L है 1 यूनिट, यानी अगर मीटर में तो ये 1 मीटर, अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा L भी है 1 यूनिट, यानी अगर मीटर में है तो ये 1 मीटर, और A भी है 1 यूनिट, यानी अगर SI सिस्टम में है तो 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, जैसे तीनों को 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका F, है ना। तो इस बेस पर यंग प्रत्यास्था गुणांक को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे आप डिफाइन करते हैं, आप कहेंगे कि एकांक लंबाई, क्योंकि L1 है, ठीक है, L1 हो गया तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार में, क्योंकि L1 हो गया और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हमने लिया, ठीक है, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार में एकांक लंबाई वृद्धि करने पर, क्यों, क्योंकि डेल्टा L भी हमने 1 लिया, L1 और A1 का तार है, ठीक है, उसमें एकांक लंबाई वृद्धि करने पर डेल्टा L को इतना हमने खींचा कि डेल्टा L हो गया 1 मीटर एकांक लंबाई वृद्धि करने के लिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, बल की आवश्यकता है, तो जो बल आवश्यक है वो तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया y बराबर F, किस केस में, जब L1 है यानी एकांक लंबाई का तार है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो कितना लगा रहे हैं कि तार में एकांक लंबाई में वृद्धि हो जाए, तो जो आवश्यक बल हो रहा है वही तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार पर, जो है आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, यानी यहाँ हमें वो प्रतिबल लेना है जो आयतन में परिवर्तन करता है, और उसे आपने क्या देखा, एक एग्जांपल ये लिया था कि एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए यहाँ एक पिस्टन लगा है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पिस्टन से दबाया तो कौन सा प्रतिबल होता है, अभिलंब, अभिलंबवत लग रहा है तो अभिलंब प्रतिबल है, ये अभिलंब प्रतिबल आयतन को चेंज कर सकता है, या फिर द्रवस्थैतिक प्रतिबल, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, है ना, वो क्या होता है, जो चारों तरफ से समान रूप से लग रहा होता है और आयतन को बदल सकता है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगे यानी द्रवस्थैतिक प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, और वो क्या करेगा, आयतन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिबल को जब संगत विकृति, विकृति में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो विकृति क्या आएगी, डेल्टा V अपॉन V, यानी आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, ठीक है। तो यहाँ क्या हम कहेंगे, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल का आयतन विकृति से अनुपात या द्रवस्थैतिक प्रतिबल का संगत आयतन विकृति से अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, ठीक है। होगा प्रतिबल बटा विकृति ही, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति या द्रवस्थैतिक प्रतिबल बटा आयतन विकृति, ठीक है। अब अभिलंब प्रतिबल या द्रवस्थैतिक प्रतिबल जो है वो P यानी प्रेशर वाला, प्रेशर जो होता है दाब, उसी से हम प्रदर्शित करते हैं, तो P हो गया द्रवस्थैतिक प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल, और आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन यानी डेल्टा V अपॉन
V। तो आयतन विकृति हो गई डेल्टा V अपॉन V। और अगर हम इससे निकालें इस प्रतिबल को इस विकृति से डिवाइड कर दें, जो प्रत्यास्था गुणांक आएगा उसको आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कैपिटल B से उसे प्रदर्शित करते हैं। और इसलिए क्या आ जाएगा, B बराबर माइनस P बटा डेल्टा V अपॉन V। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन घटता है। ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आयतन घटता है। इसको दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दें तो जो नीचे डेल्टा V अपॉन V है तो ये V पलटकर ऊपर चला जाता है और यही क्या बन जाएगा, माइनस PV अपॉन डेल्टा V बराबर B यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो गया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऋणात्मक चिन्ह भी आपने समझ लिया है। अब आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है? तो आयतन यानी B है इसका व्युत्क्रम यानी 1 अपॉन B। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम कहा जाता है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, कितना संपीड़ित कर सकते हैं किसी पदार्थ को, यानी हम दबाव लगाएं तो उसका आयतन कितना घट सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं संपीड्यता। ठीक है, अब यहां से अगर देखिए कि अगर B का मान ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे तो विकृति कम आएगी, तो B ज्यादा होगा। ठीक है, तो B अगर बड़ा है ना, यानी अगर इसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक बड़ा है तो इसका मतलब ज्यादा प्रतिबल लगाने पर विकृति कम हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर में ज्यादा, डिनोमिनेटर में कम। तो B का मान ज्यादा है यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा है तो उसकी संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी, वो कम दबेगा, उसके आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा V वो कम होगा, है ना। अब यहां से और क्लियर आपको हो जाएगा कि डेल्टा V कम होगा और P ज्यादा होगा। ठीक है, तो B ज्यादा होने का मतलब, आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होने का मतलब है संपीड्यता कम है, यानी प्रेशर लगाने पर वो कम कंप्रेस होगा, वो कम संपीड़ित होता है। ठीक है, और 1 अपॉन B को आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी संपीड्यता को, कंप्रेसिबिलिटी को K से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं कि अगर ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए तो उतना ही प्रेशर लगाइए, ठोस कम कंप्रेस होता है, कम दबता है, तो यानी ठोस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ठोस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ठोस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक द्रव के आयतन प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होगा। ठीक है, ठोस का द्रव के आयतन प्रत्यास्था गुणांक से आयतन प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है, इसलिए द्रव की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। उतना ही प्रेशर लगाने पर द्रव का आयतन कम सिकुड़ता है, कम घटता है। ठीक है, तथा द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक गैस के आयतन प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी द्रव की गैस से कम होती है। गैस ज्यादा दबता है और द्रव कम दबता है, तो सबसे कम कौन दब रहा है उतना है प्रेशर लगाने पर, कौन कम संपीड़ित हो रहा है, ठोस। यानी ठोस अल्पतम संपीड्य होते हैं, यानी ठोस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक इन ठोस, द्रव, गैस को जब देखते हैं तो ठोस की ज्यादा होती है, तो इसकी संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, जबकि गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। तो ये हमने यहाँ पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम यानी K बराबर 1 अपॉन B, कैपिटल B, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और तीसरा और लास्ट जो प्रकार हमें पढ़ना है प्रत्यास्था गुणांक का, तो फ्रेंड्स वो है दृढ़ता गुणांक। ठीक है, अब दृढ़ता गुणांक के लिए जो हम किस तरीके का प्रतिबल लेंगे, तो अपरूपण प्रतिबल लेते हैं और उसकी संगत अपरूपक विकृति लेते हैं, मतलब यहाँ पर आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है,
अगर आपको याद है जहां हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति पढ़ा था, तो उसको आप ध्यान से देखिए। ये डायग्राम हम लोग पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखिए आप, ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ इस तरीके का है, एक बॉक्स के शेप में आप समझ सकते हैं, है ना। अब ये बॉक्स है आपके पास, इसके इस वाले एरिया को हम रोक लें, यानी ये क्या है, फिक्स्ड फेस है ना, जो स्थिर पृष्ठ है वो हो गया। और इस ऊपर वाले पृष्ठ पर हम टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय बल हम इस पे लगा दें। F हमने लगाया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और स्पर्श रेखीय बल हम लगा रहे हैं F, ठीक है। तो ये जब स्थिर सरफेस है, स्थिर होने की वजह से जैसे ही बल F लगेगा इधर, यहाँ आप मान सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक F बल क्रियाशील हो जाता है और दोनों मिलकर के एक कपल बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। चूंकि ये सतह स्थिर है तो ये वाली सतह आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला जो शेप आ रहा था वो विकृत हो जाता है और नीचे वाला सरफेस वहीं रह जाता है, ऊपर वाला चूंकि आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो अब इसका शेप कुछ किस तरीके का हो जाएगा, उसका शेप आप यहाँ से ये डॉटेड वाला जो आप देख रहे हैं, यानी ये वाला शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पृष्ठ इसका आगे बढ़ गया है ना। आप आराम से इसको देख करके समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ऊपर वाला पृष्ठ इसका आगे बढ़ गया है और नीचे वाला स्थिर पृष्ठ जो है वो वहीं रखा रह गया है। इसी को हम 2 डायमेंशन में अगर बनाते हैं तो 2 डायमेंशन में हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब ऊपर की लेयर बल से आगे बढ़ गई है और नीचे की लेयर यही है। आप मान सकते हैं इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन ये पृष्ठ स्थिर है। इस वजह से जो पृष्ठ यहाँ पर था वो थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया, यानी ये पृष्ठ जो था अब उसका शेप ये आगे बढ़ जाने की वजह से कुछ ऐसे देख लीजिए। ये पृष्ठ आगे बढ़ा ना, कलर इसका हम बदल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए कि ये आगे बढ़ गया तो ये कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला है अब देखिए बदल के ब्लैक वाले टाइप में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो A पॉइंट था वो A डैश तक पहुँच जाता है। तो A से A डैश तक ऊपर के पृष्ठ का विस्थापन हो गया। अब ऊपर के सरफेस की नीचे की सरफेस से कुछ फिक्स डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, L या जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। इसके बेस पर हम ये एंगल अगर निकालेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे जिसको आप थीटा कह रहे हैं, तो इसको tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी A डैश अपॉन ये वाली L या जो भी आप ले रहे हो वो लेंथ हम लेंगे, यानी A डैश अपॉन AB। tan थीटा यहाँ पे कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप लगाइए तो परपेंडिकुलर कितना A डैश और बेस कितना है AB। A डैश अपॉन AB को हम tan थीटा रखेंगे, tan थीटा बराबर A डैश अपॉन AB। और चूंकि थीटा स्मॉल ही होता है इसलिए tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली हम थीटा भी कह सकते हैं। और यही यहाँ पे विकृति, क्यों? क्योंकि अपरूपक विकृति को हम एंगल यानी कोण के रूप में लिखते हैं। तो ये यहाँ की विकृति होगी, अपरूपक विकृति आएगी। और अपरूपक प्रतिबल क्या कैलकुलेट करते हैं, तो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्पर्श रेखीय बल F लगाया तो F अपॉन A प्रतिबल होगा। तो F अपॉन A यहाँ पे प्रतिबल, जहाँ पे F स्पर्श रेखीय बल है, और ये हमारा A डैश अपॉन AB बराबर जो थीटा है वो विकृति होगी। और अब प्रतिबल बटा विकृति करेंगे, यानी अपरूपक प्रतिबल बटा अपरूपक विकृति जब आप करते हैं तो जो यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक आता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपरूपण गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले शॉर्ट में बताया है प्रतिबल के बारे में, विकृति के बारे में, फिर दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक के बारे में। तो आप समझ गए होंगे जब तल को स्पर्श करते हुए तल के समांतर बाह्य बल इस प्रकार कार्य करता है कि वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाए, है ना। जो इस तरीके का बॉक्स था
वो कुछ ऐसे करके बदल जाता है ना। यानी इसका आयतन नहीं बदला, इसका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को स्पर्श रेखीय या विरूपक या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। यानी F/A, जहां पे F है स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल, तो F/A क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल होता है। और अपरूपण प्रतिबल के लगने पर जो विकृति उत्पन्न होती है, जिसे कोण के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से दिखाया, उसे हम अपरूपक विकृति कहते हैं। इसकी माप कोण से की जाती है। ठीक है, अब प्रत्यास्था गुणांक क्या है? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, तो यहाँ भी हम वही कहेंगे। लेकिन प्रतिबल कौन सा? अपरूपण प्रतिबल बटा विकृति कौन सी? अपरूपण विकृति। यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल की उसके संगत विकृति यानी कि अपरूपण विकृति से अनुपात पदार्थ का अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहलाता है, जिसे हम सिंबल ईटा, ये सिंबल है ना, सिंबल ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कैसे निकालेंगे प्रतिबल और विकृति, वो भी हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो क्या आएगा हमारा प्रतिबल और क्या विकृति आएगी, ये हमने देख लिया। तो ईटा यानी दृढ़ता गुणांक क्या आएगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दृढ़ता गुणांक यानी अपरूपण गुणांक, जिसे हम शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन यानी अपरूपक प्रतिबल बटा अपरूपक विकृति हम लिखते हैं। ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम ईटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अपरूपण प्रतिबल हमारा कितना हुआ? F/A। ठीक है, F/A डिवाइडेड बाई अपरूपक विकृति कितनी हुई? हमने कहा उसे लिख लेते हैं थीटा, और थीटा बराबर क्या निकाला? AA'/AB। AA' क्या था? ऊपर वाला पृष्ठ जितना आगे चल के जाता है। मान लीजिए अगर हम उसे कह रहे हैं डेल्टा L, और ऊपर के सरफेस और नीचे के स्थिर पृष्ठ के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम कह दें L, है ना। यहाँ ये लंबाई नहीं है, लंबाई में परिवर्तन नहीं है, जैसा हमने यंग मॉडुलस में देखा था, यंग प्रत्यास्था गुणांक में वैसा नहीं है। ये डेल्टा L का मतलब हुआ AA' यानी ऊपर का पृष्ठ कितना आगे चल के गया है, और L क्या है? जो ऊपर का चलने वाला पृष्ठ है और नीचे का स्थिर पृष्ठ है, इनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, वो है L, और उससे हमने थीटा निकाला। तो इसी को हम अगर चाहें तो हम ईटा को क्या लिख सकते हैं? ईटा बराबर हो जाएगा F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L, और फिर आप इसे पलट के भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे अभी हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक में लिखा था। ठीक है, और यूनिट क्या होगी? वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ईटा की यूनिट होगी, यानी दृढ़ता गुणांक की। तीनों ही प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक की यूनिट यही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीनों ही प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक का जो विमीय सूत्र होगा वो m की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर -2 होगा, जिसे मैंने स्टार्टिंग में एक बार में ही आपको निकालना सिखा दिया। आप चाहे जिस केस में निकाल के देखिए, चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक में, चाहे आयतन प्रत्यास्था गुणांक में, या दृढ़ता गुणांक में आप निकालिए, अपरूपण गुणांक में निकालिए, तीनों में यही विमा निकल करके आएगी। तो यहाँ हमने ये देखा, तीनों प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को देखा और हुक का नियम भी देखा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।